हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक थ्योरी। और जिस एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कोई मैटर कैसे फॉर्मेशन होता है और उससे भी स्मॉलेस्ट कुछ पार्टिकल्स है जिसको हमने एटम कहा था उसमें, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स, है ना। फिर उसके भी कुछ डिमेरिट्स थे जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, जिससे भी पता चला था कि इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसमें आइसोटॉप्स और आइसोबार सब हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इससे भी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हमने सब एटॉमिक यूनिट कहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा था, तो उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु तथा अणु। एटम एंड मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु तथा अणु। अब परमाणु और अणु होते क्या हैं, इनको हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपको कल भी चीज़ें डिस्कस करवाई थी। इसमें हमने डिस्कस किया था कि डाल्टन्स ने सबसे पहले क्या परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। डाल्टन ने सर्वप्रथम क्या किया था, परमाणु शब्द प्रयोग किया। उस स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए उन्होंने क्या कहा था, परमाणु। और इन्होंने क्या कहा था इसमें कि ये जो परमाणु, जो एटम है, ये कैसे है, इंडिविजिबल है, मतलब अविभाज्य कण है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य कण। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अविभाज्य कण या इंडिविजिबल पार्टिकल्स है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। ये सब हम उसमें डिस्कस किए थे। इसके बाद अब कुछ और प्रॉपर्टीज थी। हमने क्या कहा, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये बोल सकते हैं हम कि जो परमाणु था, जो एटम थे, वो क्या करते थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, एक सूक्ष्म कण था, है ना। कैसा कण था वो, सूक्ष्म कण, जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कह रहे हैं। सूक्ष्म कण था जो स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी, अनस्टेबल था उसमें, किसमें, फ्री स्टेट में। जब मुक्त अवस्था, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो फ्री स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता या स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी होता है। किसको छोड़कर, किसकी हम बात करें यदि, अक्रिय गैस, जो नोबल गैसेस होती है, अक्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर। अक्रिय गैस के जो एटम थे उनको, नोबल गैसेस थे, उनके परमाणु को छोड़कर, एक्सेप्ट नोबल एटम ऑफ नोबल गैसेस, इनको छोड़ करके और जो भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, अणु के रूप में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते थे कि जो ये एटम है जिनको हम परमाणु कह रहे हैं, ये कैसे हैं, रासायनिक अम्लक्रिया में संरक्षित रहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं। एटम और कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहते हैं। संरक्षित मतलब कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, उसमें संरक्षित रहते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं, यह संरक्षित नहीं, ये कंजर्व नहीं रहते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर। या हम उसमें लिख सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर। ठीक है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन, तो जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे रिएक्शन बिटवीन H2 प्लस O2, है ना, इससे रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वाटर, H2O। तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। तो इनमें जो एटम थे, नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने, 4 एटम थे हाइड्रोजन के, मतलब मॉलिक्यूल कितने, 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम। तो यहाँ टोटल एटम क्या होंगे, कंजर्व रहेगी, एटम इसमें लॉस नहीं हुई है, मतलब कुल परमाणु क्या होंगे, संरक्षित रहेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बात करते हैं हम, नाभिकीय अभिक्रियाओं की जो बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे
कौन दिखाते हैं? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, पीरियोडिक टेबल, ये जो आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 4 ब्लॉक फॉर्मेशन हो रखे हैं, और जिसमें से एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में जो 2 सीरीज आती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन इसमें जो सेकंड सीरीज है जिसको हम एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं, उसमें सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। उसमें सभी क्या प्रेजेंस है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के सेकंड सीरीज में, जिसमें से एक एलिमेंट्स उसका है यूरेनियम। यूरेनियम और यूरेनियम जो एलिमेंट्स है ये भी एक टाइप का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 92। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और ये ब्रेक हो जाता, एक बनता है इसमें बेरियम प्लस दूसरा बनता है क्रिप्टॉन। और बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 56 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो 56 एंड 36 टोटल कितना होगा? 92 हो जाएगा। तो इसमें जो एटम थे वो कंजर्व नहीं रहे, संरक्षित नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक हुए तो यूरेनियम के थे 92, अब ब्रेक हो गए, एक तो 56 में और एक बन गया 36 में। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं हम कि जो टोटल एटम थे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो कंजर्व नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब जो बेरियम है ना, ये कौन से ब्लॉक में आता है? हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और क्रिप्टॉन जो ग्रुप 18 का एलिमेंट है, कौन से इसमें है? ग्रुप 18, 18 समूह का तत्व है, जिसको ये क्या है? क्रिप्टॉन क्या है? एक नोबेल गैसेस है। ठीक है, तो इसमें चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एटम होते हैं वो क्या है? अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? अविभाज्य कण है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जो फ्री स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अक्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर। जो नोबेल गैस नोबेल गैस जो एटम होते हैं उनको छोड़ करके जितने भी एटम होते हैं फ्री स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम हमेशा कंजर्व रहते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर। तो ये तो हमने बात की थी एटम के अबाउट। पर अब एटम जो होते हैं इनका एक होता है एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास जो होता है इसको डिनोट करते हैं हमेशा ए से। तो और जो एटम होता है उसको डिनोट करते हैं हम एक्स से। ठीक है, और एक दूसरा आता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय जेड। अब एक्स से हम इसको डिनोट कर रहे हैं किसको? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। तो उसमें क्या होगा? अब हमेशा मास को ध्यान रखना, इसमें ध्यान क्या रखना? जो मास होगा उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। कहाँ ऊपर? इधर। और एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होगा उसको नीचे लिखते हैं। आपने गौर किया होगा जो मास होता है, हम कुछ भी चीज़ हैवी चीज़ ले जाएंगे तो कभी इस तरीके से नहीं ले आते, उसको हमेशा क्या करते हैं? ऊपर रख के लेते हैं ना। तो मास हमेशा कहाँ होगा? ऊपर होगा। और जो नंबर होगा किसी भी चीज़ को, नंबर कहाँ रहता है? हमेशा नीचे होता। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होगा नीचे होता है, और एटॉमिक मास जो होता है हमेशा ऊपर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एटॉमिक मास है इसको मेजर कैसे करते हैं? एटॉमिक मास हमें पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणुओं की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी कुछ मास होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर जेड। या फिर बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एलिमेंट्स। जो क्या होंगे? अक्रिय परमाणु होंगे, उनमें क्या होगा? उसका नंबर होगा। यदि अब क्योंकि हमें पता है कि जो एटम हो तो कैटायंस और आयनायन बनाते हैं, धनायन और ऋणायन बनाएंगे। अब कैटायन से बनाएंगे तो लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर भी कम हो सकता है ना उसका। और यदि
उसका हम क्या करेंगे, एनायंस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उस केस में उसमें बढ़ जाएगा। तो लेकिन इसलिए हमने क्या लिखा, न्यूट्रल की बात करेंगे। जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो उस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम उसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। अदरवाइज ये जो होगा एटॉमिक नंबर परमानेंटली हम किसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो ये तो किसकी अबाउट इंफॉर्मेशन हमने ली, एटम के बारे में। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख देना। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स की, अणु जिसे हम कहते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स होता क्या है मॉलिक्यूल्स, या जिसको हम कहते हैं अणु। इसका फॉर्मेशन हुआ कब इसका फॉर्मेशन हुआ, जब एक एटम प्लस एटम, जब दो एटम आपस में मिल गए तो दोनों ने क्या बनाया, आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, अणु। और जब अणु की हम बात करते हैं तो ये भी दो टाइप के होते हैं। अब एक तो होगा जिसमें एक ही टाइप के एटम है, और एक होगा जिसमें अलग अलग टाइप के एटम है। तो जिसमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंस होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें होंगे, उसे हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, समपरमाणविक अणु। क्या कहते हैं इसको, समपरमाणविक अणु। और नेक्स्ट जो होता हेट्रो, और जहाँ पे हेट्रो नहीं लगता मतलब डिफरेंट है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु। ठीक है, अब होमो एटॉमिक क्या हो गया, जिसमें एक ही टाइप, ये भी डाई ट्राई टेट्रा हो सकते हैं ना, जैसे हम H2, Cl2, F2, ये सब क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन कौन से वाले, डाई एटॉमिक, जिसमें दो एटम है एक दूसरे से जुड़ रखे हैं। और जैसे O3 हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया, S8 लिखते हैं हम, ये सब क्या है, होमो एटॉमिक, एक ही टाइप के एटम उसमें प्रेजेंस है, तो इसको क्या कहा हमने, होमो एटॉमिक। नेक्स्ट हम पे था हेट्रो एटॉमिक। अब हेट्रो एटॉमिक क्या हो गया, जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एटम प्रेजेंस होंगे, सच एज HCl, KBr हो सकता है, HBr हो सकता है, NH3। ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक, 4 टाइप के एटम है इसमें, 3 एक टाइप के और एक अलग से है ना, और CH4, ये सब क्या होंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हमारे किसके अबाउट में बात की हमने, मॉलिक्यूल्स के अबाउट में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब यूनिट थी इसमें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के कुछ मूलभूत कण। और कल हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीसॉन, ये सब बात की थी। लेकिन उनमें से हमने 3 एलिमेंट्स को क्या कहा था, 3 एलिमेंट्स को हमने इसमें कहा था क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण। ठीक है, अब वो मूलभूत कण कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम तीनों एलिमेंट्स, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। जब हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो उस टाइम हमें पता चला कि भाई जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर जो बन रखा है, उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कुछ हैं, उससे भी छोटे छोटे कुछ कण हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा था, एटम। तो ये भाई साहब क्या है, ये तो है आपके एटम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु। ये हमारा परमाणु या एटम। अब इस एटम में क्योंकि धीरे धीरे क्या हुई और डिस्कवरी होती गई, और जब डिस्कवरी होती गई तो फिर क्या हुई, बाल की खाल निकलती रही। कैसे, ये एटम था। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नेम था J.J. थॉमसन। क्या नेम था, J.J. थॉमसन। तो उन्होंने कहा कि जब एटम, पदार्थ से छोटा एटम हो सकता है, तो शायद एटम से भी छोटी कोई पार्टिकल्स हो सकता है जो उसमें जुड़ा हुआ है। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि भाई उसमें एक नेगेटिव चार्ज कोई स्पीसीज प्रेजेंस है, नेगेटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल्स है, ऋणात्मक आवेश वाला एक पार्टिकल्स है। तो इस आवेश की जो नेगेटिव चार्ज वाला जो स्पीसीज था, इसकी खोज की थी किसने, J.J. थॉमसन ने। किसकी खोज की, ई जो हमने लिख रखा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था, ऋणात्मक आवेश वाला जो कण था, उसकी खोज की J.J. थॉमसन ने। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इलेक्ट्रॉन नेम, जो हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसको नेम बाद में दिया था, इनका नेम था, जिसने इसको नेम दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया,
उनका नेम था स्टोनी। किसने दिया था? स्टोनी ने। अब देखो, खोज तो की जे थॉमसन ने और नेम देने वाला कौन है? दूसरा, जिनका नाम था स्टोनी ने उसको नेम दिया। अब यहाँ से पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ चीज है ना, एक नेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंस है। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भैया इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंस है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा कण होगा, दूसरा पार्टिकल्स होगा जिसको बैलेंस कर रहा है, और वो कैसे होगा? अपोजिट चार्ज वाला होगा। तो उस अपोजिट चार्ज वाली स्पीसीज को, उस अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा? नाविक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, या नाविक। तो नाविक की खोज किसने की? जिसका नेम क्या हमने कहा? रदरफोर्ड। उनका नेम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या की थी? नाविक की खोज। रदरफोर्ड ने की थी नाविक की खोज। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ऐसा नहीं कि तुक्के में उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने क्या किया था? इसकी जब खोज की, किसकी? न्यूक्लियस की, नाविक की जब खोज की, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा परकीर्णन प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा परकीर्णन प्रयोग किया था। और उन्होंने खोजा था कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है किसी एटम में, एक छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, वैसे ही उसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज भी है उसके अंदर, जिसको उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा, न्यूक्लियस का। अब देखो, अब नाभिक का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, और नाभिक जब पता किया तो अब क्या हुआ? और साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने क्या करना था? उन्होंने इसको टटोला, किसको? नाभिक को। उन्होंने देखा भैया ये नाभिक है, इसके अंदर कुछ और हो सकता है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जो ये नाभिक है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस या नाभिक, है ना, इन्होंने कहा कि इसमें क्या हो सकता? कुछ और हो सकता। तो उन्होंने देखा और जूम करके देखा उन्होंने, जैसे होता है ना कि हम क्या करते हैं, किसी फोटो को जूम करते और अंदर की छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है उसमें, है ना, वही इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई जो नाभिक है इसके अंदर एक गोला था, उस गोले के अंदर एक गोला है, लेकिन जो अंदर एक नाभिक वाला गोला है इसके अंदर दो दो और दिख रहे उन्हें। उन्होंने देखा भैया दो है ना, दो जो गोले उन्हें दिख रहे थे, उन्होंने कहा इनके गुण भी अलग अलग होंगे, है ना। तो एक जो न्यूक्लियस था, नाभिक तो पूरा है, ये नाभिक उसको क्या है, ये पूरा जो नाभिक है, ठीक है, उसके अंदर देखा ऐसे काले और नीले उन्हें गोले दिखे। एक गोले को उन्होंने क्या कहा? उसको उन्होंने कहा प्रोटॉन। क्या कहा? प्रोटॉन। और दूसरा जो गोला दिखा उसको नेम दे दिया न्यूट्रॉन। उसको क्या नेम दिया? न्यूट्रॉन नेम दे दिया। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ढूंढने वाले अलग और न्यूट्रॉन को ढूंढने वाले अलग थे। जो प्रोटॉन की खोज की उनका नेम था गोल्डस्टीन। खोज किसने की इस प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज कर दी प्रोटॉन की। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज, जो नाभिक में चार्ज होता है जनरली। और किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। अब दूसरे साइंटिस्ट निकले, उन्होंने क्या, अब देखो गोल्डस्टीन ने इसकी की खोज, जैसे ऊपर हुआ इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के खोजा था जे थॉमसन ने और उसको नेम दिया स्टोनी ने। सेम यहाँ पर भी वही हुआ। रदरफोर्ड ने कहा भैया जैसे इलेक्ट्रॉन में काम किया किसी ने और क्रेडिट लिया किसी ने, क्यों नाम भी इसमें क्या करे, कुछ काम करे। तो उन्होंने ढूंढा, खोजा तो किसी ने था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन जो प्रोटॉन नाम दिया, नेम किसने दिया था? ये दिया था रदरफोर्ड भाई साहब ने। किसने? रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने दिया था नेम, रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन नाम, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो बचा था एक न्यूट्रॉन, उन्होंने बोला भैया बता तो दिया हमने कि न्यूट्रॉन भी इसमें कुछ है, लेकिन बताया किसने था? वो बताया था जेम्स चैडविक ने। वो एक साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक। तो अब पता चल गया कि भैया जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैटर है हमारा, है ना, इसके अंदर अलग अलग एटम है, एटम है, उस एटम के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर ये भी पता नहीं चले कि चारों ओर है, अभी सिर्फ पता चला इलेक्ट्रॉन है, और बीच में एक गोला है
जिसमें आपके पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और चार्ज लेस क्या है, न्यूट्रॉन है। तो उससे मिलके बनता पदार्थ। पदार्थ का बना तो ऐसी टाइप क्या होगा, दो से ज्यादा ऐसे मिल रहे हो तब बना एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना एक कंपाउंड, उसी से बने मैटर है, पदार्थ बन गया हमारा। ठीक है, तो अभी तीनों चीजों की तो खोज हुई, लेकिन जो ये थे कौन, न्यूट्रॉन को खोजने वाले, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जेम्स चैडविक, इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इसको भी ध्यान रखना, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम एटम पर, बेरिलियम परमाणु पर। किस पर खोज किया उन्होंने, बेरिलियम परमाणु पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब पता चल गया हमें कि भैया जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने कहा था, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोजा जे थॉमसन ने, नेम दिया स्टोनी ने। न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने अपने अल्फा एक्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में। और दूसरा क्या किया इन्होंने, अब जो न्यूक्लियस था उसमें भी ढूंढा, प्रोटॉन को किसने, गोल्डस्टीन ने, नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन, जिसको खोजा किसने था, जेम्स चैडविक ने। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, बेरिलियम एटम पे। ठीक है, तो ये तो था हमारा किससे रिलेटेड, इनकी खोज से। अब फिर हम भी क्या है, इन्होंने जो ऐसे इनकी ढूंढा, तो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो पहले एक एक करके हम तीनों को फिर डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटॉन की कौन सी थी और न्यूट्रॉन की कौन सी थी, फिर एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो हमने कहा था डिस्कवरी किसने की थी, खोजा किसने था इलेक्ट्रॉन को, जे थॉमसन ने। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने क्या कहा, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन ने इसको खोजा था, किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने किया था प्रयोग, क्या क्या था, एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के नेम क्या है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको कहते थे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसका नेम क्या था, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा था, हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब प्रयोग, उस एक्सपेरिमेंट का नेम था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, इसको सुनना जरा थोड़ा सा है, इन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, एक 50 सेंटीमीटर लेंथ की, 50 सेंटीमीटर लेंथ की एक कांच की सिलेंड्रिकल शेप की एक ट्यूब ली, और इस ट्यूब में क्या कर दिया उन्होंने, गैस को फिल किया, और जो गैस भरी उस गैस में, उस जो कांच की जो उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप का एक यूज किया था 50 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, इस तरीके से आपको डिजाइन हो रखा, इस तरीके से बना था ये। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या किया था, 50 सेंटीमीटर लेंथ में एक साइड इलेक्ट्रोड लगा दी, इलेक्ट्रोड बनाए दो, और उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया था एक बैटरी से, जिसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा था, डीसी। तो जो बैटरी बनी होती है इनमें कौन सा करंट होता है, हाई वोल्टेज वाला डीसी करंट। तो इसमें था डीसी करंट, डीसी वोल्टेज था इसमें, डीसी वोल्टेज था, हाई करंट, हाई वोल्टेज वाला। अब इन्होंने क्या किया, इसमें ही जो इलेक्ट्रोड लगे थे दोनों साइड इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड थे, इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने कहा एक साइड एनोड नेगेटिव चार्ज वाला, और एक को कहा उन्होंने कैथोड, जो था आपका पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, और इधर से नीचे उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा रखा था, वैक्यूम के लिए वो क्या कर रखा, जगह छोड़ रखी थी वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैक्यूम के लिए लगा था, टू वैक्यूम। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किया था, 50 सेंटीमीटर लेंथ की एक ट्यूब बनी थी इस तरीके से। अब इन्होंने किया क्या, जैसे ये बोल्ट ये कनेक्ट किया, यहाँ से बैटरी को कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो हुआ। उस टाइम भले इलेक्ट्रॉन थे नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसके अंदर क्या थी, लो प्रेशर पर, कम दाब पर
लो प्रेशर था अंदर, इधर उस लो प्रेशर में क्या थी, गैस फिल कर रही थी। तो जो गैस फिल रही है, तो हमें बताया कि नॉर्मली जो गैस होती है कलरलेस होती, तो हमें नॉर्मली विजिबल नहीं होती, हो नहीं ना, दिखती नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जब लाइट यहाँ से पास की, सॉरी लाइट मतलब करंट फ्लो हुआ, जो वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो इसमें से इस तरीके से लाइनें बनी इसमें, और ये कहाँ से मूव कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कैथोड कह रहे हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर ही मूव हो रही थी। और इन रे को जो ये किरणें निकली थी, इनको इन्होंने कहा था कैथोड रे। क्या कहा था इन्होंने इसको, कैथोड रे, कैथोड किरण। तो रे किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की थी। तो इसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण प्रयोग। ठीक है। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि भैया जो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो गैस में कुछ नोच पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहे थे। अब इसको कंफर्म कैसे किया, कि इसको वेरीफाई कैसे किया, तो इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो एनोड लगा था यहाँ पे, एनोड, ठीक है, ये जो एनोड था इसमें लगा हुआ, इन्होंने इसमें एक होल कर दिया। ये क्या कर दिया, होल कर दिया। ये इलेक्ट्रोड था कोई इस तरीके से बड़ा इलेक्ट्रोड, जो एनोड है इसमें से एक होल कर दिया। और जब होल किया इन्होंने बीच में, तो इस होल में इसको इनसाइड, इसको अंदर से क्या कर दिया, एक फ्लोरोसेंट सबस्टेंस से इसको सील्ड कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहां से होल किया और एक फ्लोरोसेंट स्पीसीज ओ मटेरियल, पदार्थ, कौन सा था, फ्लोरोसेंट पदार्थ, प्रतिदीप्ति पदार्थ हम हिंदी में कहते हैं उसको, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट मटेरियल। जो फ्लोरेसेंट पदार्थ था कौन सा था, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, फ्लोरेसेंट सबस्टेंस है। तो उन्होंने क्या, इस पदार्थ की इसमें कोटेड कर दिया, उसको होल किया और उसको फ्लोरेसेंट सबस्टेंस से इसको कोटेड कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, तो उसको क्यों किया, इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने जब यहाँ से फिर से रे पास किया आगे, मतलब हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा था, जैसे इसको आगे पास किया, तो इसमें शाइनिंग कलर का एक स्पॉट प्रोड्यूस हो गई। एक स्पॉट मतलब एक धब्बा बन गया उसमें, स्पॉट है ना, स्पॉट प्रोड्यूस हो गए इसमें। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो यहाँ से रे निकल रही थी नेगेटिव चार्ज वाली थी। तो इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस था, उसी को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, जे थॉमसन साहब का ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हो गया था, इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी जिनको इन्होंने इसमें डिस्कस किया। तो फर्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि, अब इन पॉइंट को ध्यान रखना, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इससे रिलेटेड। फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड जो किरण थी, कैथोड किरण जो थी सीधी लाइन में गति करती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करती है, गति करती है। पता कहां से चला उन्हें, जब उन्होंने देखा कि भैया यहां से जो रे निकल रही थी, उसी तो जो हमने इलेक्ट्रोड पे एक होल पास किया और उस होल से यहाँ पे जो रे पास होगी उससे जिंक सल्फाइड की प्लेट में एक स्पॉट बन गई, उसमें एक धब्बा उत्पन्न हुई है। यदि सीधी नहीं होती तो स्पॉट यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, यदि वो कहीं इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होती तो स्पॉट इसमें नहीं बनता। तो इससे इसको कंफर्म कहाँ से किया उन्होंने, जिंक सल्फाइड की प्लेट को लगा के, कि कैथोड रे जो थी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो रे होती है ये विजिबल नहीं होती है, वैसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो रे थी विजिबल नहीं थी, है ना, क्या बोले हमने, विजिबल नहीं थी ये, लेकिन किसकी हेल्प से, पैडल व्हील, एक पैडल व्हील, पैडल व्हील, व्हील बने होता चक्की, तो पैडल व्हील की सहायता से इन्होंने क्या किया, विजिबल नहीं थी लेकिन पैडल व्हील की सहायता से इसको
ऑब्जर्व किया गया कि मतलब ये जो कुछ रे थी, कुछ न कुछ रे होती है ना, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। विजिबल रे नहीं थी, विजिबल सॉरी कैथोड रे जो थी विजिबल नहीं थी इसमें, लेकिन एक ऐसे पैडल व्हील जब उन्होंने लगाई, पैडल व्हील बनाओ चक्की। अब क्या किया उन्होंने, इसी के बीच में जो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, मतलब जे थॉमसन कर रहे थे उसमें ना, तो उन्होंने क्या किया था इसमें एक पैडल व्हील मतलब एक होता चक्की टाइप का, कैसे उन्होंने इसमें एक इस तरीके से लगा दिया इसमें, ठीक है। अब जो पैडल व्हील लगी थी, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये जो पैडल व्हील थी इससे क्या किया, जो विजिबल लाइट के लिए इन्होंने क्या किया, विजिबल लाइट को पहचानने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो फ्लोरोसेंट सबस्टेंस लगा था। ध्यान रखना थोड़ा, हमने क्या कहा कि जो विजिबल लाइट विजिबल नहीं थी, तो इसको करने के लिए पैडल व्हील का यूज नहीं किया, बल्कि इसके लिए किया क्या था इन्होंने, इसके लिए फ्लोरोसेंट सबस्टेंस प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया था। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो स्पॉट प्रोड्यूस हुआ ये कहीं ना कहीं फ्लोरोसेंट क्या था, विजिबल नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे प्रेजेंस है, ठीक है। लेकिन जो मैं ये पैडल व्हील की जो मैं बात कर रहा था, इससे हमें क्या पता चला पैडल व्हील लगा करके कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा, थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो कैथोड रे होती है, ये कैथोड रे कैसी होती है, कैथोड जो किरण होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करती है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, मैकेनिकल इफेक्ट या यांत्रिक प्रभाव दिखाती है। कैथोड रे मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है या शो करती है, ये इन्होंने कहा था। अब इसका पता चला था इससे, अब उन्होंने जब पैडल व्हील लगाई, तो अब क्या हुआ, जो रे यहाँ से पास हो रही थी, ये पैडल व्हील घूमने लग गया, वहाँ पे रोटेट करने लग गया, तो इससे क्या पता चला कि भाई कैथोड रे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी शो करती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जब इन्होंने इसको जो इलेक्ट्रिक रे थी, इस टाइप की इसको किस में रखा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, किस में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में जब उन्होंने रखा इसको, नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उससे उन्होंने क्या पता किया कि कैथोड रे जो होती है उसमें नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि जो ये जो रे थी किधर मूव होने लग गई, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसको अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज वाली जो रे थी जो यहाँ से निकल रही थी, किस साइड जा रही थी, पॉजिटिव की ओर मूव कर रही थी इस तरीके से। तो उन्होंने क्या देखा कि भैया जो ये था इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये सब पॉइंट हमें पता चले थे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट थे, जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वास्तव में कुछ ना कुछ एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम का कोई ना कोई एक पार्ट है। लेकिन अब इससे भी स्मॉलेस्ट चीजें क्या थी, इससे भी छोटी चीजें क्या इन्होंने बताई कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इससे कुछ ना कुछ चार्ज है, इसमें कुछ आवेश है, लेकिन वो आवेश है कितना चार्ज है उसको मेजर किया था जे थॉमसन ने। तो इसमें क्या था, चार्ज एंड मास डिटर्मिनेशन, उसको कैसे डिटरमाइन किया था उन्होंने, उसको हम इसमें समझते हैं, चार्ज एंड मास डिटर्मिनेशन। तो इनको निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो, चार्ज और मास को क्या कहते हैं हम, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इसका निर्धारण करने के लिए इन्होंने क्या कि किसने किया था, इसको भी किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इसको डिटरमाइन किया था। तो इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था
जिसमें इन्होंने क्या बताया कि जो E/m रेशियो होता है इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इतना इन्होंने निकाला था इसके लिए। E/m रेशियो वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन किया था, उनका नेम था डिटर्मिनेशन बाय R.H. मिलिकन, ये उनका नेम था R.H. मिलिकन। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना। जो ऑयल ड्रॉप मेथड था, ये इसको क्या बोलते हैं, तेल बूंद सिद्धांत, ऑयल ड्रॉप मेथड। इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक कांच का एक एपरेटस ले रखा था और उसके बीच में एक ऑयल की ड्रॉप को रखा, ठीक है। और उन दोनों को जो एपरेटस बना था कुछ इस टाइप का एपरेटस था और इसके बीच में इन्होंने क्या कर रखा था, एक ऑयल की ड्रॉप को रखा था बीच में, ठीक है। और ऊपर से अप्लाई कर रखा था इसमें मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और इधर भी तक किया था इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल थे उनके बीच में रखा। और यहाँ से इन्होंने इसमें पास की थी एक्सरे को, और जब एक्सरे पास किया तो उन्होंने देखा कि भाई जब दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में था तो ये जो ड्रॉप था बीच में ही अटक गया, मतलब इसमें भी क्या था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस था। तो इस चार्ज को मेजर करने के लिए R.H. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम क्या कहते हैं, ऑयल ड्रॉप मेथड। तो ध्यान रखना, चार्ज को किसने मेजर किया था, R.H. मिलिकन ने। उनका एक्सपेरिमेंट कौन सा था, ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था इसकी वैल्यू हम पे आती है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी वैल्यू, इतना इसका चार्ज होता है ना। और प्रेजेंट टाइम में हम क्या कहते हैं, इसको जो चार्ज है इसको हम कभी कभी लिख देते हैं 1.022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन पे। अब हमें पता चल गया, जे थॉमसन ने ढूंढा E/m रेशियो। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप मेथड जिसमें चार्ज का पता चला कितना 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक बच गया था अभी मास, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, वो चाहे कितना भी कुछ मास हो लेकिन उस कुछ ना कुछ है तभी तो स्थायित्व में हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मास, तो इस मास को डिटरमाइन करने के लिए क्या था, E/m वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था, है ना। और E क्या था, मास, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये था यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले से कौन सा, E/m जो रेशियो था इसकी वैल्यू पुट करके निकल गया था मास। तो इसको क्या कहते हैं उन्होंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -19 कूलम अपॉन कितना था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये पता चल गया था, पर केजी या केजी इनवर्स कह सकते हैं। तो इसको जो कैलकुलेट किया था तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, इसका आ रखा, जो इलेक्ट्रॉन किसका मास था, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इनवर्स, क्या था, केजी, है ना। इतना इसका मास निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास ही है। तो अब हमें क्या पता चल गया, पूरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नेम था क्या इसका नाम, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। उसमें E/m रेशियो की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। जो उसका चार्ज होता कितना होता, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास जो होता कितना होता इलेक्ट्रॉन का
9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका मास होता है। तो ये हमें पता चल गया कि इसका मास, इसका चार्ज कितना होता है और E/m रेशियो क्या होता है इसका। लेकिन अब जो ये मास था इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो मास था, ये हाइड्रोजन एटम के मास से बहुत कम था। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के मास का 11837 पार्ट था ये, हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इतना होता है। तो इसीलिए इसके मास को क्या किया गया, नेगलेक्ट किया, इसको नगण्य माना जाता है। किसके, इलेक्ट्रॉन के मास को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है क्योंकि बहुत कम मास है इसका। ठीक है, तो अब हमें टोटल में क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आवेश, चार्ज, कितना चार्ज है इसमें, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम में दे रखा। और यदि हम इसको लेते हैं किसमें, 4.8 इंटू 10⁻, कितना लिखा है, -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में यदि दे रखा है तो उसका चार्ज कितना होता, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और जो इसका मास होता, मास को क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान, है ना, मास को क्या कहा हमने, द्रव्यमान। तो ये कितना का हमने, 9.10 इंटू 10⁻31 kg। और यदि इसी मास को ग्राम में दे रखा है तो 9 पॉइंट कितना होता है ये, 1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, तो इसका मास, तो जिसको हमने क्या कहा, ये हाइड्रोजन के मास से बहुत कम होता है, इसलिए इसको नगण्य माना जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E/em रेशियो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटॉन की।